जी रजिस्टर खोलें जी। क्या बात चल रही थी देखा। कोई कल से रिलेटेड इशू प्लीज़। समझ आ गया था जी सारा। जी चलें जी फिर आगे। ये हाइलो मेथड की डिस्कशन समझ आ गई थी। चलें जी, ये जो हाइलो मेथड हम कल डिस्कस कर रहे थे इसमें वर्किंग तो हमारी कंप्लीट हो गई थी। लेकिन बस इसमें ज़रा एक कंक्लूडिंग स्टेप ज़रा कर लें। जब ये सब कुछ हो जाता है हाइलो मेथड में, मींस वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल, और एक्टिविटी लेवल इस डाटा में यूनिट्स है, और फिक्स कॉस्ट पर पीरियड जो इस क्वेश्चन में एक मंथली डाटा था, तो वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई और फिक्स कॉस्ट भी आ गई। तो उसके बाद नेक्स्ट एक हेडिंग लिखें, इसी को कंप्लीट कर लें यहाँ से थोड़ा सा। कॉस्ट फंक्शन एक हेडिंग लिखें। अभी एग्जांपल चल रही है। जब हाइलो मेथड से ये वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल और फिक्स कॉस्ट पर पीरियड आ जाती है, तो यहाँ से कॉस्ट फंक्शन एक मैथमेटिकल एक फार्मूला बन जाता है। कॉस्ट फंक्शन एक इक्वेशन है सॉर्ट ऑफ, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। y स्टैंड्स फॉर है टोटल कॉस्ट, a स्टैंड्स फॉर है फिक्स कॉस्ट पर पीरियड, b स्टैंड्स फॉर है वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल, और जो x लिखा गया था वो था एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल जो है यूनिट्स में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ द क्वेश्चन। हमारे इस केस में यूनिट्स है, और ये जो आवर्स हैं लेबर आवर्स, मशीन आवर्स वगैरह वगैरह हो सकते हैं। तो जब ये हाइलो मेथड से सेग्रीगेशन हो जाती है तो फिर एक कॉस्ट फंक्शन डेवलप कर लिया जाता है, और उसका फिर क्या फ़ायदा है वो फिर मैं अभी बताता हूँ। कि यहाँ तक अगर नोट कर लेंगे तो बताइएगा। थोड़ा सा आइडिया दे दीजिएगा। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, सुनने पहले गौर से। हमें पता चल गया हुआ है, ये जो भी वर्किंग की है हमने, हमें ए पता चल गया हुआ है, और ए का मतलब फिक्स कॉस्ट पर पीरियड, और इस वक्त फिक्स कॉस्ट पर पीरियड हमारी फिक्स कॉस्ट पर मंथ कैलकुलेट हुई थी, तो 2 लाख रुपया। इस 2 लाख ने कांस्टेंट रहना है, मींस फिक्स कॉस्ट के टोटल ने अब कांस्टेंट ही रहना है। हमें बी भी पता चल गया हुआ है, बी मींस वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल, जो इस केस में पर यूनिट था, और आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट का टोटल ये कांस्टेंट रहता है, तो 2000 ने भी कांस्टेंट रहना है और 1000 ने भी कांस्टेंट रहना है। हम किसी भी एक्स मींस एक्टिविटी लेवल पे अब इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम y मींस टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकें। यहाँ तक ज़रा लिख लें, फिर इसे कैसे फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है मैं बताता हूँ। मेरे वर्ड समझ आ गए सारे मैंने जो बोले। हाइलो मेथड से हमने ए फाइंड आउट कर लिया है, बी फाइंड आउट कर लिया है। तो अब अगर आपको कोई भी एक्टिविटी लेवल पता चल जाए, कोई भी एक्टिविटी लेवल अगर आपको गिवन हो, तो आप टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने की पोजीशन में यहाँ से आ जाएंगे। कैसे, वो फिर मैं अभी एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। तो एक मिनट ज़रा काइंडली यहाँ से ज़रा बात सुन लीजिएगा ज़रा। फॉर एग्जांपल, अब ऊपर जब मैंने डाटा लिखा था वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का था। सपोज ये 4 महीने गुजरे थे, उन 4 महीनों की बेस पे हमने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मालूम कर ली है। तो लेट्स अज्यूम अब आपका ये प्लान है फॉर एग्जांपल
वी आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस सपोज 800 यूनिट्स इन मई। हमारे प्लान है कि 800 यूनिट्स हमने मई में बनाने हैं। तो क्या हम अब ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारी अप्रॉक्सीमेटली टोटल कॉस्ट क्या आएगी? कर सकते हैं सर। कैसे? वाई मीन्स टोटल कॉस्ट है, 2 लाख पर मंथ सेम ही रहना है फिक्स कॉस्ट का टोटल, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम रहनी है। तो एक्स मैंने आपको 800 यूनिट्स बताए हैं एक्टिविटी लेवल। तो मल्टीप्लाइड अगर अगर 800 करूँगा तो आप एक्टिव सॉरी हाँ जी 800 अगर करूँगा तो आप यहाँ से वाई मीन्स बिजनेस की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। बताएंगे आंसर लिख के तरफ क्या आता है? ये 1 मिलियन। इट मीन्स अगर एक्टिविटी लेवल आपको पता चल जाए 800 900 400 वगैरह जो भी हो, तो आप उस एक्टिविटी लेवल को यूज़ करके अब इस कॉस्ट फंक्शन के फार्मूला से वाई मीन्स टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, बात समझ आ गई सारी। फाइलो मेथड से क्या हुआ, सेग्रीगेशन हो गई। और अब उस सेग्रीगेशन का फ़ायदा क्या हुआ, हम इसकी बेस पे अपनी फ्यूचर की प्लानिंग की करके प्लानिंग की फिगर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमें पता हम ये देखना चाहें कि हमारा एक्टिविटी लेवल क्या है, अगर एक्टिविटी लेवल ये सर्टेन हो तो हम अपने हमारी टोटल कॉस्ट कितनी incur होगी। जी आई होप के बात ज़रा समझ आ गई। नोट कर लिए सारा? अरे एक छोटी सी एग्जांपल और कर लेते हैं। नोट कर लिए सबने? एनीबडी राइटिंग प्लीज? चलें जी, नोट्स आपके पास हैं। पेज नंबर 8 है। बाकी ये जो डिस्कशंस हुई हैं वो बल्कि ज़रा एक सेकंड, एक इस एग्जांपल से पहले अगर एक छोटा सा काम करना, तो पेज नंबर 7 के एंड पे है ये जो हाइड्रो एनालिसिस हुआ है, इसमें जो स्टेप्स हुए हैं वो जस्ट अगर एक सेकंड अच्छा अपने रजिस्टर को साथ रख के जो जो किया था उसी को अपला ज़रा इंग्लिश में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ, जस्ट इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि जस्ट एक नज़र ज़रा देख के रिवाइज हो जाए ज़रा। जी रेडी है? तो हाइलोस पेज नंबर 7 होगा आपके पास। बस तो इस वक्त शायद आप बोर्ड से ही देख रहे होंगे। जस्ट अ सेकेंड। तो स्टेप्स जो हमने फॉलो किए हैं वही नोट किए हैं मैं यहाँ। मतलब सबसे पहले टेक द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। सेकेंडली टेक द डिफरेंस। अब जिस हाईएस्ट, अब मैं थोड़ा सा साथ साथ फिगर्स के साथ एक्सप्लेन करता रहता हूँ। हमने 400 यूनिट्स और 100 यूनिट्स का एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट किया। फिर हमने क्या किया, उनका डिफरेंस लिया। और ब्रैकेट में बताया हुआ है कि वो जो डिफरेंस आया वो 100% वेरिएबल कॉस्ट थी, क्योंकि वो कॉस्ट इंक्रीज हुई थी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन यूनिट्स। तो एक दफ़ा ज़रा दोबारा ब्रैकेट में पढ़ लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड लोएस्ट level of activity is 100% entirely variable because difference in cost is increased because of increase in प्रोडक्शन की वजह से ये इंक्रीज आया था, इसलिए ये 100% वेरिएबल था। देयरफॉर फिर हमने इन डिफरेंसेस को यूज़ करके एक पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली थी। एक फार्मूला लिखा हुआ है, डिफरेंस इन कॉस्ट मीन्स 3 लाख लिया था, डिवाइड बाय डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल 300 लिया था। तो यहाँ से हमारे पास 1000 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट हो गई। देन फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4 और 5 ये हमने अप्लाई किया था, ज़रा पढ़ेगा ज़रा। मल्टीप्लाई द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट विद एनी सेलेक्टेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल उठा लें या लोएस्ट उठा लें, हमने दोनों में वर्किंग की थी, दोनों में ज़रूरी नहीं होता है, किसी एक लेवल पर भी काफ़ी है। फॉर एग्जांपल जब हमने 400 यूनिट्स लिए थे, तो 400 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 करके हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली थी। और जो टोटल कॉस्ट थी 6 लाख, उसमें से 4 लाख माइनस करके हम टोटल फिक्स कॉस्ट मीन्स 2 लाख तक पहुंच गए थे। ऑल्टरनेटिवली अगर बात की जाए तो 1 लाख 100 लेवल पे भी हो सकता है,
100 इंटू 1000 करके 1 लाख वेरिएबल कॉस्ट आई, 3 लाख टोटल कॉस्ट थी, और उसमें से 1 लाख माइनस करके भी टोटल फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट की जा सकती थी। तो जो भी सिलेक्टेड लेवल हो उसमें से आप हाईएस्ट भी उठा के वर्किंग कर सकते हैं और लोएस्ट भी। और जब ये वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट और टोटल फिक्स कॉस्ट आपके सामने आ जाए तो आप कॉस्ट फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है प्लीज़, सही है ये पॉइंट्स? एनी कन्फ्यूजन? चलें, एक डाटा दिया हुआ है, ये मैं पढ़ देता हूँ, फिर आपने ज़रा मेरे साथ मेरी ज़रा हेल्प भी करनी है सॉल्व करने में। द कंपनी हैज़ रिकॉर्डेड, नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 8, अगर आप एग्जाम्पल वगैरह का पेज नंबर लिखते हैं तो कंपनी हैज़ रिकॉर्डेड द फॉलोइंग कॉस्ट इन द पास्ट 6 मंथ्स। अब ये 6 मंथ्स का एक डाटा दिया हुआ है, मंथ्स हैं, प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं, टोटल कॉस्ट दी हुई है। आपसे क्या रिक्वायर्ड है? कंस्ट्रक्ट अ टोटल कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स यूजिंग हाइलो मेथड। हाइलो मेथड से हमें a पता चलेगा फिक्स कॉस्ट, और b पता चलेगी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पर पीरियड, और b वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। देन रिक्वायरमेंट एक b भी है, a कर लें फिर उसके बाद b की तरफ आते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन कंस्ट्रक्ट अगर करना है, हाइलो मेथड लगाना है, तो a और b फाइंड आउट करने के लिए वही स्टेप्स होंगे। करें शुरू? वैसे तो आइडियली आपको करना चाहिए, लेकिन चलें मैं भी साथ। पहला स्टेप ढूंढें जी, आप सजेस्ट करें ज़रा। हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल, पहले और आखिरी लेवल की बात नहीं हो रही, हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल बताएंगे जी। हाईएस्ट कौन सा? हाईएस्ट 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 जी 8200। शुरू करें। 8200 के सामने कॉस्ट आ गई उसकी 48,700। लोएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या है? रैंडम है, 5800, सॉरी 5800, 5800 ये जी 5800, और उसकी कॉस्ट है 40,300। चलें, मेरा ख्याल इसके आगे खुद ज़रा स्टेप्स देख करें ज़रा, अगर ज़रूरत पड़ती है किसी हेल्प की तो आपने जो रजिस्टर पे सॉल्व किया था वहाँ से देखें ज़रा। प्लीज़ सॉल्व कीजिएगा, एंड तक पहुँचे, कॉस्ट फंक्शन बनाए। जी पूरी, अभी मंडे को डिसाइड करते हैं कभी। भेजनी है, वैसे भेज दो वॉल्यूम में, लेकिन अभी रहने तो मेरा ख्याल। जी कहाँ तक पहुँचे जी?
ये हो गया कंप्लीट। अगर हो गया है किसी का तो बी भी करें। नहीं सर, 40,300 कैसे निकाला आपने? 40,300 मान रहा हूँ सब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? द वाई इज इक्वल टू ना, इसमें 40,300 कहाँ से आ गई? टोटल कॉस्ट कैसे पता चली आपको? आपने एक्स तो ज्यूम ही नहीं किया। एक्स 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 कॉस्ट फंक्शन का मतलब तो हम किसी भी एक्स लेवल पे वाई निकाल सकते हैं। तो 40,300 तो 5,800 यूनिट्स की कॉस्ट बता रहे हैं हमने। ठीक है प्लीज़। जी प्लीज़ समझ आ गया। जी बी कैसे सॉल्व करें जी? 700 यूनिट्स की कॉस्ट टोटल क्या आएगी, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? बी सर फिक्स कॉस्ट है जी पर मंथ, प्लस 3.5 हमें पता है, और एक्टिविटी लेवल 7,000 दे रहा है। तो y इज इक्वल टू 44,500। ओके है सर, ये समझ आ गया। जी एनी कन्फ्यूजन? तो चीज़ें छोटी छोटी सी ही होती हैं, साथ साथ अगर समझ आ जाए तो कोई इशू नहीं बनता है। प्रॉब्लम आपको पता है तभी होता है कि अगर साथ साथ कोशिश ना की जाए। चलें, आई होप कि ये इनिशियली हमने जो पिछले 1 2 3 दिनों में ज़रा थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में समझने की कोशिश की, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाई, देन जी समटाइम्स इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स भी होते हैं ना यार हमेशा। समटाइम कुछ इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स भी होते हैं, वो फिर इंशाल्लाह मैं बाद में डिस्कस करता हूँ आगे। इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स, स्टेप फिक्स कॉस्ट वगैरह होती हैं, तो वो इंशाल्लाह डिटेल्स में अभी और चीज़ें आएंगी आगे। ठीक है मिस्टर मीटर। जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को हमने कुछ टाइम दिया, उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट हमने पढ़ने की कोशिश की, उसका एक फॉर्मेट पता चला, उसकी बेस पे फिर फाइफो वेटेड एवरेज को ज़रा रिवाइज किया। देन उसके बाद फिर हमने ये देखा कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो कॉस्ट होती है उसमें कुछ फिक्स कॉस्ट भी हैं, वेरिएबल भी हैं, सेमी वेरिएबल भी हैं। देन फिर कल से ये डिस्कशन स्टार्ट हुई थी कि अगर हमारे सामने कोई वेरिएबल कॉस्ट आ जाए तो हम वेरिएबल कॉस्ट को कैस सॉरी हमारे सामने अगर कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाए, टोटल कॉस्ट सेमी वेरिएबल आ जाए, तो उसे फिर सेग्रीगेट कैसे किया जाता है फिक्स और वेरिएबल में बाय यूजिंग द हाइलो मेथड, और फिर उसको फ्यूचर में अपनी प्लानिंग के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो ये तो ज़रा 2 3 दिन में हमने ज़रा कुछ अपना, आप समझ लें कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक ज़रा इंट्रोडक्शन अपने सामने रख लिया है। अब हम आज से, अब टाइम इस वक्त है तो अभी शुरू कर लेते हैं, हम अपने फर्स्ट मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि एक नया पेज निकाल लें। ठीक है, तो अभी डेफिनेटली बिल्कुल बेसिक सी बात चीज़ें हुई हैं, थोड़ा सा हम ज़रा अपनी मेन चीज़ें जब पढ़ लेंगे तो फिर इंशाल्लाह किसी प्रॉपर टेस्ट की तरफ भी चलेंगे। तो अभी ये पिछले 2 3 दिन तो आप समझे कि हमने ज़रा अपनी थोड़ी सी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हवाले से कुछ बेस बनाने की कोशिश की है। जी चलें जी, शुरू करें आगे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो एक नया पेज निकाल लें और एक हेडिंग लिखें। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। ये हेडिंग लिख के रुक जाइएगा और पहले एक छोटा सा सिनेरियो ज़रा गौर से देखिएगा। ज़रा एक पेट्रोल पंप जहन में लाएं ज़रा,
आजकल तो वैसे भी पेट्रोल की और इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है। पेट्रोल पंप अगर आप जहन में रहेंगे तो वहाँ पेट्रोल भी यूज़ हो रहा है, पेट्रोल भी सॉरी सेल हो रहा है, डीजल भी सेल हो रहा है। फिर एक पेट्रोल को अगर फर्दर रिफाइन कर लिया जाए तो एक हाई ऑक्टेन भी वहाँ सेल होता है। लेकिन इसके अलावा अगर और चीज़ें भी जहन में लाई जाएँ, केरोसिन ऑयल एक मिट्टी का तेल भी होता है, उसके अलावा जेट फ्यूल्स वगैरह भी होते हैं। फिर समटाइम्स सड़कें बढ़ती हैं, सड़क जब बन रही हो तो उसमें कोई ग्रीस टाइप भी यूज़ होती है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, इन सब का जो बेसिक रॉ मटेरियल है, जिस चीज़ से ये सब कुछ बनता है, वो बेसिकली है क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल जो है वो बेसिक एक रॉ मटेरियल है, जिसे जब ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है तो उससे फिर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स इमर्ज हो जाती हैं। तो क्रूड ऑयल वो है जो अंडरग्राउंड ज़मीन से अंडरग्राउंड उसके रिजर्व्स हैं, वहाँ से उसे एक्सट्रैक्ट किया करके फिर ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है। तो कॉमन रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को जो रॉ फॉर्म में क्रूड ऑयल में भी कभी अगर नज़र नहीं बड़ा बड़ा थिक सा होता है तो उसे ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है। ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेसिंग के रिजल्ट में पेट्रोल, डीजल, अब डेफिनेटली मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, जितनी हमें ज़रूरत है बस उस डेप्थ में जाऊँगा। चलें, कैरोसिन ऑयल और समटाइम्स इस प्रोसेसिंग के रिजल्ट में एक ग्रीस, जिससे सड़कें वगैरह भी बनती हैं, ये इस तरह की चीज़ भी बड़ी थिक सी होती है, इस तरह की चीज़ भी प्रोड्यूस हो जाती है। पेट्रोल को अगर फर्दर रिफाइन कर लें, फर्दर प्रोसेस कर लें, तो फिर यहाँ से हाई ऑक्टेन, जिसे फिर समटाइम्स डिफरेंट कंपनीज थोड़ा सा डिफरेंट नेम दे देती हैं, इसकी प्राइस भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, फर्दर प्रोसेस होने के बाद है ये। ठीक है, तो अब एक रॉ मटेरियल है, ये कॉमन रॉ मटेरियल है, इस कॉमन रॉ मटेरियल से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रही हैं। तो अब एक एक कॉमन रॉ मटेरियल से अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन जाएं तो इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स जॉइंट प्रोडक्ट्स कहलाती हैं और कुछ बाय प्रोडक्ट। कॉन्सेप्ट इसका सारा ये है कि इससे पहले कि मैं जॉइंट और बाय प्रोडक्ट की तरह सेग्रीगेशन करूँ, ज़रा थोड़ा सा प्राइसेस का आइडिया। आजकल तो प्राइसेस फ्लक्चुएट भी वैसे बड़ी हो रही हैं। अप्रॉक्सीमेटली मेरा ख्याल है पेट्रोल 223 पर लीटर, डीजल तकरीबन 337 पर लीटर, कैरोसिन ऑयल का मेरा ख्याल अच्छा है, अगर अंदाज़ा ना ही हो मिट्टी का तेल, लेकिन जस्ट अप्रॉक्सीमेट लिख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी ज़रा सही इतना आइडिया नहीं है इसका। लेकिन बहरहाल इसकी भी एक रीज़नेबल कॉस्ट सपोज लेट्स अज्यूम कर रहा हूँ मैं, वैसे शायद इसकी भी बढ़ी है भी रिसेंटली, लेट्स अज्यूम 200। लेकिन ये जो ग्रीस होती है इसकी प्राइस नॉर्मली कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है, तो लेट्स अज्यूम 40 पर लीटर। ये एक इमटेरियल कंपैरेटिवली आइटम होती है। तो जॉइंट और बाय प्रोडक्ट का सारा जो मैंने ऊपर हेडिंग लिखी है, सारा कॉन्सेप्ट बस ये है कि अगर एक कॉमन रॉ मटेरियल है और उस कॉमन रॉ मटेरियल से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अलग अलग हो रही हैं, एक कॉमन रॉ मटेरियल से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रही हैं, तो जो प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वो प्रोडक्ट्स जो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर सिग्निफिकेंट वैल्यू होती हैं। एक रॉ मटेरियल से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स एमर्ज हुई, उन प्रोडक्ट्स में से जो सिग्निफिकेंट वैल्यू की आइटम्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, उन्हें कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स। और जो इन मटेरियल से अगर कोई आइटम बन जाए, ज़रूरी नहीं है हमेशा, लेकिन अगर कोई बन जाए तो उसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट। वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ये एग्जामिनर ही आपको बताएगा कि कौन से जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी बाय प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जस्ट एक आइडिया के लिए, सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ अगर आइटम्स की हैं तो ऐसी प्रोडक्ट्स जॉइंट प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। और अगर कोई इनसिग्निफिकेंट प्रोडक्ट बन जाए इस प्रोसेस में, इनसिग्निफिकेंट
सॉरी स्पेलिंग जरा सही करना। तो अगर कोई इनसिग्निफिकेंट आइटम बन जाए जिसकी इनसिग्निफिकेंट वैल्यू हो कंपैरेटिवली स्पीकिंग, तो उसे फिर बाय प्रोडक्ट बोला जाता है। एक हाई ऑक्टेन भी मैंने लिखा है, ये हाई ऑक्टेन कॉमन प्रोसेस से नहीं है। कॉमन प्रोसेस ये है, वो एक फर्दर प्रोसेसिंग फॉर्म ऑफ अ जॉइंट प्रोडक्ट है। तो जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो किसी कॉमन प्रोसेस से सेपरेट हो, और फिर ये हो सकता है कि जॉइंट या बाय प्रोडक्ट्स को आप सेल करने से पहले फर्दर प्रोसेस करके बेच रहे हो। वो डिपेंड करेगा कि आपको अगर लग रहा है कि फर्दर प्रोसेस करने के बाद अगर बेचने में ज़्यादा प्रॉफिट है तो उस तरफ भी जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड। तो कॉमन प्रोसेस से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अगर इमर्ज हो जाएं, तो उनमें से वो प्रोडक्ट्स जिनकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर सिग्निफिकेंट होती है उनको जॉइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। और अगर कोई इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम प्रोड्यूस हो जाए तो उसे बाय प्रोडक्ट बेचा जाता है। ये मैंने ज़रा थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली ज़रा रियल लाइफ से एक सिनेरियो के एंगल से बताया है। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर आपको खुद बताएगा कि जॉइंट प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं और बाय प्रोडक्ट कौन सी होती हैं। जी मैं कुछ समझा पाया हूँ? प्लीज़ पहले मुझे ये बता दें कि बात समझ आ गई यहाँ तक। अब डेफिनेटली इसकी बहुत सी और एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे तो वो कोई इशू नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज जो जो चीज़ें आपके लिए रेलिवेंट है वो इंशाल्लाह मैं बीच में एक्सप्लेन करता रहूँगा। अगर समझ आ गया जिन लोगों को, काइंडली आप नोट कर लें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। लेकिन प्लीज़ रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, अभी जितनी बात हुई है एक्सेप्शंस और देयर, वो फिर बातें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे। जी यहाँ तक काइंडली ज़रा नोट करके ये नोट कर लें ज़रा, अभी ज़रा थोड़ा सा नीचे का आइडिया हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। ये ज़रा मुझे इधर वाला ज़रा खुलवा दो ये बाइक में। जी काइंडली लिखते हुए, लिखने के बाद ज़रा, लिख लेने के बाद प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जी अब हम अकाउंटेंट्स का चैलेंज क्या है, हम कॉस्ट अकाउंटेंट्स का चैलेंज क्या है। ऑयल रिफाइनरी जहन में लाएं जी। ऑयल रिफाइनरी में कॉस्ट इंकर हो रही होगी क्या? सबसे पहले तो रॉ मटेरियल मींस क्रूड ऑयल की कॉस्ट होगी जिसे प्रोसेस करना है। फिर डेफिनेटली वहाँ लेबर होगी जिसकी सैलरी है। फिर इस ऑयल रिफाइनरी के ओवरहेड्स होंगे। इन अदर वर्ड्स इस ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेसिंग के खर्चे होंगे, या इसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह सकते हैं, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स मिला के। अब सपोज ये किसी अकाउंटिंग पीरियड में 20 मिलियन रुपीस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है, क्रूड ऑयल लेबर ओवरहेड्स मिला के। अब ये 20 मिलियन का खर्चा किसे बनाने पे आया है? इससे तो पेट्रोल भी बना है, डीजल भी बना है, केरोसिन ऑयल भी बना है। अब अगर एज एन मैनेजमेंट अकाउंटेंट कंपनी की मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि पेट्रोल बना के बेचने पे कितना प्रॉफिट हुआ है, डीजल बना के बेचने पे कितना प्रॉफिट हुआ है, केरोसिन ऑयल बना के बेचने में कितना प्रॉफिट हुआ है, अलग-अलग पता होना चाहिए ताकि ये डिसीजन मेकिंग हो सके कि किन आइटम्स पे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है, किन पे कम है। लेकिन प्रॉफिट तक तभी आप पहुंच सकेंगे अगर पहले कॉस्ट पता हो कि बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट कितनी आई है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो कॉस्ट आई है ये तो कंबाइन आई है। 20 मिलियन तो कंबाइन खर्चा है इन आइटम्स का जो इनसे प्रोड्यूस हुई हैं।
तो हमारा अकाउंटिंग चैलेंज ये है कि हमने फिर ये जो जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिससे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनी हैं, इस जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को एलोकेट करना होता है टू द जॉइंट प्रोडक्ट्स, ताकि पता चले कि इस खर्चे में से सपोज पेट्रोल डीजल एंड केरोसिन ऑयल वगैरह वगैरह जितनी भी आइटम्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, और ताकि फिर उसके बाद हम अलग-अलग से प्रोडक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी का डिसीजन ले सकें। अभी इस वक्त फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं हो रही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो अगर आप जहन में लाएं तो वहाँ तो तमाम आइटम्स की सेल, कॉस्ट ऑफ सेल इकट्ठी होती है शेयर होल्डर्स के लिए, लेकिन एज अ मैनेजमेंट, बिजनेस की मैनेजमेंट को तो अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए ये अलग-अलग पता होना चाहिए कि किस आइटम पे कितना कितना प्रॉफिट हुआ है, ताकि अकॉर्डिंगली उन आइटम्स के प्रॉफिटेबिलिटी का फाइनल इम्प्रूवमेंट भी की जा सके और सही डिसीजन मेकिंग भी की जा सके। ये ज़रा बाहर ज़रा हो सके, ये या फिर दरवाज़ा बंद कर दें और ये फिर फैन ऑन कर दें। तो प्रॉब्लम बस सिर्फ ये है, जो अकाउंटिंग चैलेंज है कि ये जो जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है ये फिर बंद ही कर देना। अगर उन्होंने काम, मुजम्मिल ये बंद कर दें, मतलब बंद ही कर दें, फिर कोई आ जाएगा। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो इंकर हुई है, हमने इस जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की प्रोडक्ट्स पे एलोकेशन सीखनी है। मेरी कोई बात समझ आई है कि हम क्या करने लगे हैं और क्यों करने लगे हैं, क्या डिस्कस करने लगे हैं और क्यों डिस्कस करने लगे हैं? एक हेडिंग ज़रा लिख लें, उसके बाद फिर उसको स्टार्ट करते हैं आगे। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बीच में मैं ज़रा कुछ और बातें शुरू हो गई। एलोकेशन ऑफ joint cost, the joint manufacturing cost to be very specific, to joint products। अच्छा, इनिशियली जब ये मैं डिस्कशन करूँगा तो हम सिर्फ जॉइंट प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, बाय प्रोडक्ट की डिस्कशन इंशाल्लाह फिर बाद में करेंगे। इनिशियली एलोकेशन ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स, इसमें अभी बाय प्रोडक्ट बीच में मैं मिक्स नहीं कर रहा, उसका फिर अलहदा से अभी सिनेरियोज क्रिएट करेंगे। ये अब इस मेरी हेडिंग में कोई प्रॉब्लम मीन्स टू से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 20 मिलियन फॉर एग्जांपल जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसने पेट्रोल डीजल केरोसिन ऑयल वगैरह पे कैसे एलोकेट होना है, और मकसद क्या है, अलहदा पता चले कि 20 मिलियन में से पेट्रोल बनाने का, डीजल बनाने का, केरोसिन ऑयल बनाने का कितना कितना खर्चा है। ठीक है प्लीज़, हेडिंग क्लियर हो गई है? बाकी इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। अगर आप सीक्वेंस में साथ साथ चलेंगे तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। एनी कन्फ्यूजन इन दिस हेडिंग, यहाँ तक कोई मसला प्लीज़? चलें जी, अब इसके कुछ मेथड्स हैं इस एलोकेशन के। नंबर वन, मेथड नंबर वन थोड़ा सा लिख के ही कर लें, ज़रा चीज़ें इनिशियली लिखने से भी कुछ याद हो जाती हैं। तो मेथड नंबर वन, इसके कुछ मेथड्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, उसमें मेथड नंबर वन पे आ रहे हैं। सबसे पहले मेथड का नाम है फिजिकल क्वांटिटी मेथड। फिजिकल क्वांटिटी या कह लें आप यूनिट्स मेथड। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट करने का जो फर्स्ट वे है, दैट इज़ आप कह लें फिजिकल क्वांटिटी या यूनिट्स मेथड। इसको समझने के लिए कि ये मेथड क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन जस्ट 1 मिनट के लिए मुझे एक छोटी सी एग्जांपल क्रिएट करके उसे समझा लेने दें, बाकी आराम से बाद में आप लिखिएगा, बस हेडिंग लिख के आप रुक जाएगा। लेट्स अज्यूम एक कॉमन प्रोसेस है, उस कॉमन प्रोसेस से 3 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, सपोज ए, बी एंड सी, और ये सारी जॉइंट प्रोडक्ट्स ही हैं। मैं दोबारा एम्फोसाइज कर देता हूँ, इस वक्त बाय प्रोडक्ट हमारी बहस में नहीं। एग्जामिनर बताया करेगा जॉइंट प्रोडक्ट का, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बस ये पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स जॉइंट प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। सपोज इस कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 1,20,000 कॉस्ट आई है, जॉइंट कॉस्ट इंकर हुई है, सपोज 1,20,000। प्रोडक्ट्स बनी हैं ए बी सी, और इनके यूनिट्स हैं सपोज जो प्रोड्यूस हुए हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, सपोज ए के 20,000 यूनिट्स हैं, बी के 25,000 यूनिट्स हैं, और सी के सपोज 15,000 यूनिट्स हैं। तो व्हाट इज द एग्जांपल?
सपोज एक कॉमन प्रोसेस है, उस प्रोसेस में 1,20,000 की जॉइंट कॉस्ट, अच्छा जॉइंट कॉस्ट डेफिनेटली मीन जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मीन मटेरियल लेबर ओवरहेड्स मिला लिए हमने, 1,20,000 टोटल कॉस्ट आई है। उस कॉस्ट के इंकर होने से 3 प्रोडक्ट सेपरेट हुई हैं, ए बी एंड सी, और सपोज उनके 20,000, 25 और 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। अब अगर फिजिकल क्वांटिटी मेथड से ये एलोकेशन करनी है, 1,20,000 को ए बी सी पे एलोकेट करना है, तो पहला मेथड ये है कि क्वांटिटी को बेस बना लें और क्वांटिटी की बेस पे एलोकेशन कर लें। आप ज़रा इसका ये एग्जांपल ज़रा नोट कर लें, फिर मैं इसका आंसर में एलोकेशन टेबल बनाता हूँ। आप यहाँ तक ज़रा इकट्ठे हो रहे कि फिजिकल क्वांटिटी की बेस पे अगर एलोकेशन करनी है तो उसका आसान सा तरीका क्या है। ये जब आप एग्जाम्पल नोट कर लेंगे तो प्लीज़ बताइए। ये बेटा अब नोट कर लिया सबने? कोई लिख तो नहीं रहा? अगर कोई लिख रहा तो बता दीजिएगा। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह जिन्होंने लिख लिया है। अगर कोई रह गया है तो बता दें। चलिए जी, गौर से सुनिएगा जी, पहले देखिएगा प्लीज़। तरीका ये होता है, एक सॉर्ट ऑफ एलोकेशन टेबल बन जाएगा, उसमें सबसे पहले आप बाय सॉरी जॉइंट प्रोडक्ट्स के नाम लिख लिया करेंगे, ए बी एंड सी। नेक्स्ट कॉलम में यूनिट्स प्रोड्यूस लिखेंगे। मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है, क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के इंकर होने से यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं या यूनिट सेल होते हैं? मैन्युफैक्चर करने से यूनिट्स बनते हैं या सेल होते हैं? पी या एस, प्रोड्यूस होते हैं या सेल होते हैं? पूरा टाइप करने को नहीं कह रहा, जस्ट अगर मुझे जस्ट आइडिया दे दें। जी प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर करने से प्रोडक्शन होती है। बाद में डेफिनेटली उसी प्रोडक्शन ने सेल होना है, लेकिन इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि सारी प्रोडक्ट एज इट इज सेल ना हो, कुछ स्टॉक भी बच सकता है। तो हमेशा आप जब एलोकेशन कर रहे होंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की, तो आप उसे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की बेस पे एलोकेट करें, मतलब प्रोडक्शन से शुरू करेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ, प्रोडक्शन कॉस्ट शुड बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। मीन्स टू से 20,000 यूनिट्स बने अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो आपके सामने थी, 25,000 बने, 15,000 बने। हमने क्या करना है, इन यूनिट्स को बेस बना के मेथड नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी मेथड, हमने एलोकेशन कर देनी है। किस अमाउंट की एलोकेशन करनी है? 1,20,000 टोटल खर्चा है, 1,20,000 टोटल खर्चा है। यूनिट्स को बेस अगर बनाना है तो बड़ा तरीका ये होता है, कैलकुलेटर एक मिनट पकड़ें, छोटी सी वर्किंग करवा दें। आप यूनिट्स का सम कर लें, 60,000 20,000 जमा 25 जमा 15, 60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, 1,20,000 कॉस्ट आई है टोटल। क्या करें, इसमें से अगर यूनिट्स को बेस बना के एलोकेट करना है 1,20,000 को, तो सिंपली कैसे वर्किंग हो सकती है? आप 20,000 यूनिट्स लें, डिवाइडेड बाय 60,000 कर दें, इससे एक यूनिट्स की परसेंटेज आ जाएगी एज कम्पेयर विद द टोटल परसेंटेज। मसलन एक मिनट ज़रा सॉल्व कीजिएगा, 20,000 डिवाइड बाई 60,000, ये तकरीबन 0.33 मीन्स 33% है। मतलब इसका ये कॉन्सेप्ट इसका ये हो जाएगा कि अगर 60,000 यूनिट्स बने हैं तो जो ए के 20 यूनिट्स हैं ये 33% समथिंग है, 33.33 समथिंग परसेंट है मेरा ख्याल है। और अगर ये यूनिट्स 33% है तो टोटल कॉस्ट का भी 33 समथिंग परसेंट इसे एलोकेट हो जाना चाहिए। कुछ बात मेरी समझ आ रही है? ये 40,000 शायद बन जाएगा।
तरीका समझ आ गया प्लीज? मैंने क्या किया है, किसको बेस बनाया है, टोटल यूनिट्स को बेस बनाया है। अच्छा, बार बार मैं वर्ड बोला करूंगा, बोलता रहा, बोलता भी शायद पहले भी बोला मैंने। बेस उसे कहते हैं जिससे डिवाइड हो रहा हो। तो यूनिट्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जिसे हमने एलोकेट करना है। एक और वर्किंग अगर मैं करना चाहूँ, सारी डेफिनेटली होंगी, लेकिन एक और वर्किंग अगर समझाना चाहूँ, 25,000 डिवाइड बाय 60,000, प्रोडक्ट बी के यूनिट्स का की परसेंटेज आ जाएगी, और मल्टीप्लाइड बाय 1,20,000 भी हो सकता है। ठीक है प्लीज़, 50,000 आ जाएगा। प्लीज़ सब लोग सॉल्व कीजिएगा, और इसी तरह अगर आप करेंगे तो नेक्स्ट 30,000 सॉल्व हो जाएगा। जी ठीक है जी। एक मेरे सामने बड़ी अच्छी बात की गई है, सब लोग रुक जाएं जहाँ भी हैं, सब लोग रुक जाएं जहाँ भी हैं, और बात मेरी काइंडली ध्यान से सुनिएगा। अच्छा हो गया ये बात अगर आज ही ख़त्म हो जाए। मुझे कहा जा रहा है ऐसे भी हो सकता है, सुनिएगा गौर से, 120,000 डिवाइडेड बाय 60,000, इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है 1,20,000 का खर्चा होने से टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए हैं 60,000। तो यहाँ से पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ सकती है, और मल्टीप्लाइड बाय 20,000 भी हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगली बात मेरी और ध्यान से सुनिएगा, मेरी इस ब्रैकेट को ज़रा इस ब्रैकेट से कंपेयर करें प्लीज़। बेटा ये ब्रैकेट्स प्लीज़ बिल्कुल सेम है, सवाए इसके के आपने ज़रा ये 60,000 जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वो उधर करके डिवाइड कर दिया है उस ब्रैकेट में। तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे होने से नेट आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। बहरहाल कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग दोनों तरीके ठीक हैं। आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूँ। सिर्फ क्या हुआ है, अगर आप गौर से देखें, 1,20,000 आगे पीछे हुआ है, मल्टीप्लाइड जस्ट आगे पीछे हुआ है, और डिवीजन जस्ट उधर की बजाय उधर हो गया। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे होने से आप चेक कर लें आंसर सेम ही आएगा। तो यकीनन वो तरीका भी हो सकता है कि पहले हम पर यूनिट बना लें और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर लें, या कर लें हम परसेंटेज बना लें कि परसेंटेज कितनी है एक यूनिट्स की, और उसे टोटल उसी परसेंटेज में टोटल कॉस्ट को एलोकेट कर दें। ठीक है मिस्टर मुस्तफा एंड अदर्स? ये अब आप लोग काइंडली कंप्लीट कर लें। बाकी बार मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं है अगर आप आगे पीछे इस तरह करके वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये बात ज़रूर क्लियर होनी चाहिए कि शायद हम एक ही बात कर रहे हैं, नेट इफेक्ट हमारा डिस्कशन का शायद एक ही है। जी, एनी अदर कन्फ्यूजन? जी नोट हो गया सबका? तो ये बेटा अल्हम्दुलिल्लाह एक आसान सा मेथड है, फिजिकल क्वांटिटी मेथड। वंस अगेन एग्जामिनर हमें क्वेश्चन में इंडिकेट किया करेगा कि कौन सा मेथड हमने क्वेश्चन में अप्लाई करना है। हमें शायद फ़िलहाल उसको सिर्फ मेथड अप्लाई कैसे होता है वो आइडिया होना चाहिए। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी से करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ ढूंढा करेंगे प्रोडक्ट्स की, और उन प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज़ को बेस बना के टोटल करके जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे। एक काम बस कर लीजिएगा, एक चीज़ और सोच लें, ये अब 40,000 आया क्या है, 1,20,000 क्या था, ये तो टोटल जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी। तो 40,000 क्या आया है, इट इज़ शेयर ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एक लिख लीजिएगा ज़रा सेंटेंस, इट इज़ शेयर ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिलेटेड टू ए एंड सिमिलरली रिलेटेड टू बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। शेयर ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब हमारी भी वर्किंग कह रही है कि अप्रॉक्सीमेटली 40,000 खर्चा आया है ए को बनाने में, ए के 20,000 यूनिट्स को बनाने में, 50,000 बी के, और 30,000 सी के यूनिट्स को बनाने में हमारा खर्चा आया है। डायरेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते अलग-अलग, क्योंकि कंबाइंड कॉस्ट से चीज़ें बनी हैं। तो फिर मजबूरन हमें एलोकेशन की तरफ जाना पड़ रहा है, और एलोकेशन का पहला तरीका ये हो सकता है कि हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स को, क्वांटिटी को बेस बना के वर्किंग कर लें। एनी कन्फ्यूजन इन माई वर्ड्स प्लीज़? जी चलें फिर आगे।
ये सेकंड मेथड का नाम लिखें जी। जज़ाकल्लाह जी। हमारी हेडिंग चल रही है एलोकेशन ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स। उस हेडिंग में हमने पहला मेथड डिस्कस कर लिया है, फिजिकल क्वांटिटी मेथड। सेकंड मेथड जो एग्जामिनर पूछ सकता है दैट इज सेल वैल्यू एट सप्लिट ऑफ पॉइंट। सेल वैल्यू एट सप्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। वर्ड से परेशान ना होगी, मैं अभी बताता हूँ। सेल वैल्यू एट सप्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। जी फिजिकल क्वांटिटी मेथड बेटा ये है कि बस क्वांटिटी को देखें और क्वांटिटी की बेस पे एलोकेशन कर दें। लेकिन सेल वैल्यू मेथड, अब सप्लिट ऑफ पॉइंट मैं बताता हूँ क्या होता है। पहले सेल वैल्यू का मतलब, अब सिर्फ प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी ना देखें बल्कि ये देखें कि प्रोडक्ट्स ने कितने पे बिकना है, जो यूनिट्स बने हैं उनकी सेल वैल्यू क्या है। इस मेथड में डिफरेंस ये है कि वहाँ मेथड नंबर 1 में हम सिर्फ क्वांटिटी देख रहे हैं और मेथड नंबर 2 में हम क्वांटिटी के साथ साथ उनकी सेल वैल्यूज़ को भी कंसिडर कर रहे हैं। इट मीन्स हमारे इस मेथड से जिन आइटम्स की सेल वैल्यू ज़्यादा होंगी उन्हें कॉस्ट भी ज़्यादा एलोकेट हो रही होगी, जो शायद नॉर्मल है। अगर एक चीज़ ज़्यादा महंगी बिक रही है तो इट मोस्ट लॉजिकली उसका बनाने का खर्चा भी ज़्यादा हो रहा होगा। तो दोनों मेथड्स अलाउड हैं। एग्जामिनर जिस तरह के हम अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। इट मीन्स अगर हमने सेल वैल्यू मेथड अप्लाई करना होगा तो हम सिर्फ यूनिट्स प्रोड्यूस की क्वांटिटी नहीं, हम उनकी सेल वैल्यूज़ पहले बनाएंगे और फिर जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई वर्किंग ये करूँ, इसमें एक और वर्ड आया स्प्लिट ऑफ। तो पहले ज़रा स्प्लिट ऑफ का मीनिंग लिखना ज़रा, मतलब ये हेडिंग लिख लें, उसके बाद ज़रा स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है ये ज़रा एक सेंटेंस है, ज़रा सेंटेंस भी लिख लें, फिर बाकी मैं अभी इसको कॉन्सेप्चुअली भी समझाता हूँ। ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट मीन्स, मतलब सेल वैल्यू लेनी तो है लेकिन स्प्लिट ऑफ पॉइंट की। तो अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या है। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट मीन्स a point where separately identifiable products emerge from common process. A point where separately identifiable products emerge from common process. वो पॉइंट जिस पॉइंट पे प्रोडक्ट्स अलग अलग हो जाएं उस पॉइंट को कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जी नोट कर लिया। मैं फिर अभी डायग्राम से समझाता हूँ, बल्कि आपसे पूछता हूँ अभी। वो जगह, वो पॉइंट जिस पॉइंट पे प्रोडक्ट्स अलग अलग आइडेंटिफिएबल हो जाएं। मसलन ज़रा ऊपर स्टार्टिंग एग्जांपल में है, ये जो पेट्रोल डीजल वगैरह थी, आप बताएंगे इसमें मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूँ, उनमें से ज़रा या तीन देता हूँ चलो। आपने उसमें से ये ज़रा सेंटेंस जो लिखा है इसको ज़रा जहन में रख के मुझे बताना है सेपरेट पॉइंट क्या है। मेरा तो ख्याल है सेपरेट पॉइंट ये है या ये है या ये है। चलें जी, अब ये यही को कैसे बताएंगे, मैं इसे 1 2 3 कर देता हूँ। चलो आप बताएं सेपरेट पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है। प्लीज़ 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 प्लीज़, कौन सी जगह ऑयल रिफाइनरी में जब प्रोसेसिंग हो गई तो प्रोसेसिंग के नतीजे में इन्होंने लैदा होना। तो ये बेटा जो पॉइंट नंबर 2 है, जी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन, जज़ाकल्लाह, सबने अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बताया। तो ये जो पॉइंट 2 जिसे हमने आइडेंटिफाई किया है, दिस पॉइंट जब ये प्रोडक्ट्स अलग अलग होंगे, फर्दर प्रोसेसिंग की बात नहीं हो रही, रॉ मटेरियल इन की बात नहीं हो रही, तो अलग अलग जब प्रोडक्ट्स हुई हैं तो ये जो पॉइंट जिसे हमने नंबर 2 कहा था, अब नंबर 2 चले की जगह इस पॉइंट को आपके ऊपर डायग्राम में आप भी लिख लें। ये पॉइंट है सेपरेटर पॉइंट। वो जगह, वो पॉइंट जिस पॉइंट पे प्रोडक्ट्स अलग अलग आइडेंटिफिएबल नज़र आना शुरू हो जाए। मीन्स पहले क्रूड ऑयल है, इकट्ठा है, उसमें अभी पेट्रोल अलग, डीजल अलग अलग नज़र नहीं आ रहा है, तो सही अंदर लेकिन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब प्रोसेसिंग हुई
और ये प्रोडक्ट्स अलहदा अलहदा नज़र आना शुरू हो गई, तो जिस जगह ये प्रोडक्ट्स अलहदा अलहदा नज़र आना शुरू हो गई, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सप्लेटर पॉइंट। और उस पॉइंट की फिर हमें सेल वैल्यूज़ ढूंढनी होती हैं ताकि हम फिर सेल वैल्यू एट सप्लेटर पॉइंट मेथड अप्लाई कर सकें। अब आ जाए ज़रा इसको पूरा समझने के लिए कि सेल वैल्यू सप्रेटर पॉइंट में मेथड में हम कैसे ये सारी वर्किंग कर रहे होंगे। एक छोटी सी एग्जांपल ज़रा दोबारा नोट कर लें मेरे साथ, या जस्ट एक सेकंड ज़रा एग्जांपल मैं ज़रा बना दूं ताकि आपको पता चल जाए कि बनाते हुए आपको किस तरह से जगह बनानी है। जी, लेट्स अज्यूम वंस अगेन अ कॉमन प्रोसेस। वंस अगेन वी आर जस्ट डिस्कसिंग जॉइंट प्रोडक्ट्स, सपोज 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स। जॉइंट प्रोडक्ट्स या चलें पहले ये अज्यूम कर लेता हूँ, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, सपोज आसान से फिगर्स अज्यूम कर रहा हूँ, 10,000 रुपया सपोज। यूनिट्स प्रोड्यूस हुए सपोज 1,000, 2,000 एंड 3,000। चलिए यहाँ तक आप लिख लें, बाकी फिर मैं आंसर जब बनाऊंगा तो एलोकेशन टेबल बताता हूँ सेल वैल्यू मेथड से अगर बनाना तो कैसे बनेगा। जी बेटा उमर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने जो मुझे कहा है ये मैं सबके सामने रख देता हूँ ताकि वो ओपिनियन दे सकें कि क्या दिल से रिस्पांस काफ़ी होगा या नहीं। जी, विदाउट नेमिंग एक भाई हैं हमारे, वो कह रहे हैं कि मैं साथ साथ नाश्ता भी कर रहा हूँ तो रिस्पांस देने में डिले हो रहा है क्योंकि टाइप करना होता है, मैं दिल से रिस्पांस दे रहा हूँ। तो आप ज़रा मेरे बिहाफ पे इन भाई से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि नाश्ता या तो क्लास से पहले किया जाए या नाश्ता क्लास के बाद किया जाए, क्योंकि शायद क्लास के दौरान नाश्ता तो ठीक हो जाएगा लेकिन कहीं पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो जाए। जी उमर, सॉरी आपका नाम मैंने गलती से बोल दिया। जी आप ख़ुद भी बेटा ये बात सोचें ज़रा यार, बाकी अल्लाह माफ़ करे, मैं नाश्ते के अगेंस्ट तो नहीं कुछ कह रहा, लेकिन नाश्ते की टाइमिंग पे थोड़ा सा इख्तलाफ राय रखने की हिम्मत करना चाह रहा हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है बाकी जो लोग मशवरा देंगे, ओपिनियन देंगे, उसी को फाइनल कर लेते हैं कि नाश्ता पहले हो जाए, बाद में हो जाए, या बेस्ट टाइम ऑफ नाश्ता इज़ ड्यूरिंग द क्लास। जी अगर आप ख़ुद ही ये फाइनल डिसीजन ले सकें। जी बेटा अगर क्लास टाइम में आपने भी अभी किया तो ये तो अब काफ़ी सारे राज खुल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हम इस बात को आगे ना ही बढ़ाएं। मुझे ख़तरा ये है कि ये गेम कहीं ज़्यादा ऑन ना हो जाए और कोई भाई ये ना कह दे कि मैं क्लास टाइम पे सो भी साथ साथ रहा हूँ, ये कहीं गेम कोई, और मैंने तो भी सिर्फ सोने की बात की, कहीं ये गेम में मेरी उम्मीद से ज़्यादा हद तक गलत तरफ ना जा रही हो। हम इसको इस तरह से समराइज़ कर लेते हैं मेरा ख्याल है कि क्या क्लास के टाइम में सिर्फ पढ़ाई ही करनी चाहिए, बाकी चीज़ें क्या पहले और बाद में मैनेज करनी चाहिए। मुझे भी बता दें वरना यार मैं भी ये सारे काम अल्लाह माफ़ करे वैसे, जैसे ना करो ही यार, आप माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा अक्लमंद भी हैं और समझदार भी हैं, काफ़ी कुछ और भी हैं माशाल्लाह, तो ऐसे तो प्लीज़ ना करें यार। आपको पता ही है कि पढ़ाई के साथ साथ अगर कुछ हो रहा तो बाकी सब कुछ तो सब कुछ ठीक हो, बाकी सब कुछ तो ठीक हो ही जाता है, लेकिन पढ़ाई बेचारी फिर बड़ी दूर रह जाती है। ठीक है प्लीज़। जी भाईजान, क्या ये काम पहले हो सकते हैं? प्लीज़ यार कोशिश करें, क्या होगी।
डेफिनेटली चैलेंजिंग है सर, चैलेंजिंग हो जाता है ऑनलाइन पढ़ते हुए ज़रा अपने आप को समझाना। ना करें उमर, प्लीज़, ज़िंदगी में चंद दिन पीछे जाएं। अगर हम पढ़ाई में उदास होते हैं तो फिर एग्ज़ाम हॉल में भी खुदा ना खास्ता उदास होना पड़ेगा यार। आपको पता ही है एग्ज़ाम हॉल बड़ा सीरियस इशू है सर। तो एग्ज़ाम हॉल में जिस तरह ना आप सो सकते हैं ना वहाँ नाश्ते कर सकते हैं, तो उसी तरह कम से कम क्लास के इन्वायरमेंट में भी अपने आप को वैसे ही यूज़ टू करें जैसे एग्ज़ाम हॉल में होना चाहिए। ठीक है सर, एग्ज़ाम हॉल ज़िंदगी में नहीं भूलना है सर। गेम सीरियसली ऑन है। ठीक है प्लीज़। चलें जी, सॉरी, हम ज़रा डिस्कशन को ज़रा दूसरी तरफ ले गए। जी ना उमर, नाश्ता कंप्लीट हो गया? आए फिर आंसर बनाते हैं। जी एलोकेशन टेबल, कंसंट्रेट जी, जस्ट अ मिनट मुझे बना लेने दो। हाउ टू अप्लाई दिस सेल वैल्यू एट सेपरेट पॉइंट। जी रेडी जी प्लीज़। कॉन्सेप्ट प्लीज़ सही फाइनल करें, बड़े बड़े क्वेश्चन सामने आ जाने अचानक। बातें सिंपल ही हैं वैसे। जी सबसे पहले जॉइंट प्रोडक्ट्स लिखा करेंगे। नेक्स्ट कॉलम में यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ही आएंगे। मुझे बना ली दीजिएगा पूरा। जो इस केस में मैंने अज्यूम किया 1000 बने, 2000 बने, 3000 बने। अगर तो फिजिकल क्वांटिटी मेथड हो तो यूनिट्स हमने लिख लिए हैं, इसका टोटल कर लेंगे, एलोकेशन का कॉलम बना लेंगे और 10,000 एलोकेट कर देंगे। लेकिन अगर सेल वैल्यू एट सेपरेट पॉइंट मेथड है तो देन पहले इन यूनिट्स की, यूनिट्स प्रोड्यूस की सेल वैल्यू बनाएंगे। तो मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस लिखे, फिर उसके बाद हम ढूंढा करेंगे सेल प्राइस पर यूनिट। अब डेफिनेटली एग्जामिनर बताएगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं सपोज 2, 3 एंड 4। देन फिर इसको यूनिट्स प्रोड्यूस, जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए उनकी सेल वैल्यूज की बात करेंगे, तो सेल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। कैसे? 1000 × 2 2,000 रुपया, 2000 × 3 6,000 रुपीज एंड 3000 × 4 12,000 रुपीज। तो वो काम जो हमने यूनिट्स प्रोड्यूस की बेस पे करना था अगर फिजिकल क्वांटिटी मेथड होता, वही काम अब हम अगर सेल वैल्यू मेथड अप्लाई कर रहे होंगे तो सेल वैल्यूज बनाया करेंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस, देन मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट ढूंढा करेंगे, सेल वैल्यूज बनाया करेंगे, उसका टोटल कर लिया करेंगे और देन उस टोटल की बेस पे, सेल वैल्यूज के टोटल की बेस पे अपनी जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे। मेरी बात पूरी समझ आ गई है? पहले मुझे बता दीजिएगा, बाकी वर्किंग तो इंशाल्लाह आप खुद भी कर सकते हैं अब। और डेफिनेटली ये सेल प्राइस पर यूनिट मैंने खुद से अज्यूम की है और एग्ज़ाम में एग्जामिनर ही ये बता सकेगा अगर हमने सेल वैल्यू मेथड अप्लाई करना है तो। चलिए काइंडली कंप्लीट करें टेबल, और एलोकेशन की फाइनल अमाउंट्स मुझे आपकी तरफ से अगर आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको बात पूरी समझ आ गई है। मैं सेल वैल्यूज़ का टोटल कर रहा हूँ, 2, 6 एंड 12, आई थिंक 20,000 हो जाएगा। बाकी लास्ट कॉलम कर ली इंडिविजुअली, कैलकुलेटर पे आप खुद फाइनल करेंगे। जी बेटा जजाकल्ला, सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, 2000 हो जाएगा सेल वैल्यू पे, डिवाइड बाय टोटल सेल वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 10,000। अब थोड़ी देर पहले जो बात हुई थी, मुझे अब नाम याद नहीं रहा, एक भाई ने ये कहा था, हम डेफिनेटली ये भी कर सकते हैं कि 10,000 डिवाइड बाय 20,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2000, तो थाउजेंड्स, तो सॉरी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आगे पीछे होने से हमारे नेट आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 2000, सॉरी 1000, 3000 और शायद 6,000 रुपीज़ फिगर्स आ रही हैं। जी बेटा जजाकल्ला, प्लीज़ बाकी भी जी कंप्लीट करें, फिगर्स चाहे ना बताएं लेकिन एटलीस्ट कंप्लीट करके बता दें। कोई
कंफ्यूजन तो नहीं हो गई है, कंफ्यूजन तो नहीं रह गई? जी हो गया जी प्लीज़। एक का अंदर आखिरी ज़रूर कर लें। ये अब ये 2,000 रुपया जो कैलकुलेट हुआ है, 1,000, 3, 6,000, ये क्या है? ये वही है, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट related to A or definitely to B and C respectively as well. Share of joint cost related to A, B, C respectively. ठीक है? इन अदर वर्ड्स हमारी ये वर्किंग कह रही है कि 10,000 रुपये में से 1,000 रुपया एक ए को बनाने में आया है, 3,000, 2,000, 3,000, 6,000 रुपया बी और सी के यूनिट्स को बनाने में कॉस्ट इंकर हुई है। सब कुछ क्लियर हो गया प्लीज़ कॉन्सेप्चुअली? जी चलूँ आगे। चलें बेटा, इससे आगे जो है अभी हमारा मेथड नंबर 2 ही चल रहा है, सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट। लेकिन जो इससे आगे की छोटी सी एग्जांपल मैंने क्रिएट करनी, पहले उससे ध्यान से सुनिएगा ज़रा। ये जो फर्स्ट एग्जांपल अभी इस मेथड में है, ये सेकंड मेथड में, इस पे ज़रा एग्जांपल में वापस जा रहा हूँ। मैंने इस एग्जांपल में ये अज्यूम किया है कि जैसे ही प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ हुई हैं ए, बी एंड सी, उनके जो यूनिट्स हैं एज इट इज सेल हो सकते हैं। तो अगर तो प्रोडक्ट्स जैसे ही स्प्लिट हुई हैं उन्हें सेल किया जा सकता है, तो देन तो वर्किंग आपके सामने है। लेकिन हो सकता है समटाइम्स कि प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल ही ना हो। ये भी हो सकता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे भी सेलेबल हो और बाद में भी सेलेबल हो, जिस तरह पेट्रोल भी सेलेबल है और हाई ऑक्टेन भी सेलेबल है, फिर तो कोई इशू नहीं। पेट्रोल स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल है, उसकी सेल वैल्यू ले लेंगे। लेकिन हो सकता है कि प्रोडक्ट्स को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ना बेचा जा सकता हो, उन्हें फर्दर प्रोसेस करके ही बेचना पड़ता हो। तो उस केस में अगर प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल ही नहीं है, तो फिर ये सेकंड मेथड सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट कैसे एप्लीकेबल होगा? ये मैंने थोड़ा सा भी बोला तो है, लेकिन थोड़ा सा मैं लिख भी देता हूँ एग्जाम्पल से, फिर फर्दर समझाने की कोशिश करता हूँ। समटाइम्स, एक पैराग्राफ लिखा जरा। समटाइम्स products are not sellable at separate of point। प्रोडक्ट्स अलग अलग तो हो गई हैं, लेकिन उस स्टेज पे समटाइम्स हो सकता है कि प्रोडक्ट्स एज इट इज सेलेबल ना हो, अभी उन्हें बेचने के लिए हमें फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़े। तो समटाइम्स प्रोडक्ट्स आर सेलेबल, आर नॉट सेलेबल एट सेपरेट ऑफ पॉइंट। इन दैट केस we have to calculate sometimes products are not sellable at separate of point. In that case we have to calculate assumed sale value at separate of point। assumed sale value at split of point। अगर प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल हैं तो बहस खत्म हो चुकी है, उस पॉइंट की सेल वैल्यूज लें और वर्किंग कर दें। लेकिन अगर प्रोडक्ट सेलेबल नहीं है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, तो उस केस में फिर हमें स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल वैल्यूज अज्यूम करनी पड़ेंगी। वो कैसे अज्यूम की जाती हैं वो फिर मैं भी डिस्कस करता हूँ। जी यहाँ तक मेरी इस बात में कोई कन्फ्यूजन? और ये डेफिनेटली हमें नहीं पता कि प्रोडक्ट सप्लीट पॉइंट पे सेल होती हैं ही नहीं, ये हमें क्वेश्चन के डाटा से पता चलेगा और वो एग्जामिनर बताएगा। एग्जामिनर अगर बताएगा कि सप्लीट पॉइंट पे सेलेबल हैं, हम अकॉर्डिंगली वर्किंग कर लेंगे। लेकिन अगर सप्लीट पॉइंट पे सेलेबल नहीं है, फर्दर प्रोसेस करने के बाद ही सेलेबल हैं,
तो डेफिनेटली फिर हमें वर्किंग कैसे करनी है वो भी मैंने डिस्कस करना है। जी यहाँ तक बात कुछ समझ आ गई है बिफोर आई स्टार्ट द एग्जाम्पल? बल्कि स्प्लिट ऑफ, जहाँ सॉरी आपने लिखा एक वर्ड और लगा लें जरा, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। समटाइम प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलेबल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, इन दैट केस वी हैव टू कैलकुलेट अज्यूम्ड सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। कैसे? अब ये मुझे एक छोटी सी एग्जांपल जरा बना लेने दें। लेट्स अज्यूम, फुल कंसंट्रेट जरा, एक जॉइंट प्रोसेस है। सपोज जॉइंट कॉस्ट आई है 13,200। तीन प्रोडक्ट्स बनी है सपोज, और डेफिनेटली इस वक्त जॉइंट प्रोडक्ट्स की बहस हो रही है, ए बी एंड सी। तीनों प्रोडक्ट्स को सपोज फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है बेचने से पहले। ये एक सेकंड, फुल कंसंट्रेट जरा। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कुछ प्रोडक्ट सेपरेट पॉइंट पर भी सेलेबल हो और कुछ ना हो, तो वो भी इंशाल्लाह भी सिनेरियो में करूंगा। पहला सिनेरियो क्या था जो अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल बनाई इसी पॉइंट नंबर 2 में, कि सारी प्रोडक्ट्स आर सेलेबल एज इट इज, सेपरेट पॉइंट पर सेलेबल है। सेकंड सिनेरियो में ये बना रहा हूं कि सपोज सारी प्रोडक्ट्स को बेचने से पहले हमें फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है, और डेफिनेटली ये भी सिनेरियो हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट सेपरेट पॉइंट पर सेलेबल हैं और कुछ प्रोडक्ट सेपरेट ऑफ पॉइंट के बाद फर्दर प्रोसेस होने के बाद बेची जा सकती हैं। तो वो इंशाल्लाह फिर बाद में एक सेकंड नेक्स्ट सिनेरियो बनाऊंगा। लेट्स अज्यूम प्रोडक्ट्स तीन है ए बी सी, तीनों प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेस करके बेचना पड़ता है, और सपोज फर्दर प्रोसेसिंग पे 500 रुपया, ये ₹500, सपोज ₹1000 एंड सपोज ₹2000 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आती है, फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट आती है, लेट्स अज्यूम। और देन आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग सपोज इन प्रोडक्ट्स को फाइनली हम इनकी फाइनल सेल प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, फाइनल सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, सपोज ए की है 2000, बी की है 6000। अब मैं ये रुपीज़ अज्यूम कर रहा हूँ, और डेफिनेटली अगर रुपीज़ ना दी हो, यूनिट्स दी हो, तो अकॉर्डिंगली हम यूनिट्स और सेल प्राइस को मल्टीप्लाई करके फिगर्स भी निकाल सकते हैं। मैंने जो डाटा लिखा है मैं रिपीट करता हूँ, एक मिनट। सपोज एक कॉमन प्रोसेस है जिसमें कोई रॉ मटेरियल इन किया जाता है, उसको में रॉ मटेरियल जब इन हुआ, प्रोसेसिंग हुई, तो जॉइंट कॉस्ट 13,200 आई। 13,200 सपोज जॉइंट कॉस्ट आई। तीनों प्रोडक्ट सपोज एज इट इज सेपरेट पॉइंट पे सेलेबल नहीं है, सेपरेट पॉइंट पे सेलेबल नहीं है, उन्हें अगर सेल करना है तो फर्दर प्रोसेस करना है। फर्दर प्रोसेस करके प्रोडक्ट ए को 2000, 6000 और 12,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली पे बेचा जा सकता है, लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग पे सपोज 500, 1000 और 2000 की कॉस्ट इंकर करने के बाद वो पैसे मिल सकते हैं। जी यहाँ तक कि मेरी बात कुछ समझ आ गई है सबको? अभी ना लिखें, भी ठहर जाए, थोड़ा सा पेशेंस। एग्जाम्पल मेरी समझ आ गई? अब मसला क्या है, हमने एलोकेट करना है 13,200 को, जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है, ए बी सी पे एलोकेट करना है, और डेफिनेटली मेथड फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस वक्त हम समझना चाह रहे हैं सेल वैल्यू सेपरेट ऑफ पॉइंट को, और प्रॉब्लम ये आ गया है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे एज इट इज प्रोडक्ट सेलेबल ही नहीं है, इस पॉइंट पे सेलेबल नहीं है, फर्दर प्रोसेस करने के बाद उन्हें बेचना पड़ता है। लेकिन हमारा मेथड है सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट। इट मींस हमें इन फाइनल सेल वैल्यू से कोई रिवर्स वर्किंग करके सोचना ये पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेटली स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ये प्रोडक्ट्स कितने रुपए पे बिक रही होंगी। अब सोचना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये बिक तो रही नहीं है, तो हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ये प्रोडक्ट्स कितने की बेची जा रही होती अगर हम उन्हें मार्केट में बेच सकते होते। ठीक है जी, ठीक है, बात मेरी समझ आ गई है? तो एक जरा कोई आइडिया देंगे मुझे जरा, जस्ट एक मिनट, बाकी फिर हम इसको फाइनल लिख के भी करेंगे।
अब ये जो 2000 है, ये जो 2000 है, ये है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग जो हमें पैसे मिलने हैं सेल वैल्यू के। और मैंने इस 2000 से अगर यहां आना है अज्यूम्ड, तो क्या मैं रास्ते में जो 500 आ रहा है इसे 2000 में प्लस कर दूं या माइनस कर दूं? ये 2000 तो हमें तब मिलेगा जब हम 500 रुपया फर्दर कॉस्ट इंकर करेंगे। तो अगर हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच रहे होते तो अप्रोक्सीमेटली हम 500 प्लस करके वर्किंग करेंगे पी, या माइनस एम करके वर्किंग करेंगे, या प्लस माइनस के साइन से एटलीस्ट मुझे बता दें। जी जी, प्लीज पार्टिसिपेशन, प्लीज 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 प्लीज। मिस्टर उमर, नाश्ता इज कंप्लीट, नाश्ता हैज बीन कंप्लीट प्लीज, हैज बीन प्लीज। जजाकल्ला जजाकल्ला जजाकल्ला। जी जी जी, ठीक है। नहीं बेटा, प्लस वाली बात तो क्यों नहीं, ये 2000 रुपये हम कमा रहे हैं आफ्टर इंक्रिंग 500। तो इस 2000 में से हम कितना कमा सकते अगर हम 500 रुपये का खर्चा ना करें? बात मेरी समझ आ रही प्लीज, जिन्होंने पी बटा कहा? तो 2000 तो हम प्रोसेस करने के बाद कमा रहे हैं, तो अगर प्रोसेस ना करते तो फिर अप्रोक्सीमेटली हम 1500 शायद कमा रहे होते। ठीक है प्लीज। लेकिन डेफिनेटली ये कोई फाइनल फिगर, ये कोई ये नहीं है कि हम डेफिनेटली इतने भी बेच रहे होते, लेकिन क्योंकि बेच नहीं रहे और हमें चाहिए सेल वैल्यू एट सेपरेट पॉइंट, तो अगर प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेल हो रही हो तो फिर हमें एक अज्यूम सेल वैल्यू की वर्किंग करनी पड़ती है। ठीक है, चले मैं अभी नीचे इंशाल्लाह आंसर बनाते हुए टेबल बनाता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रा ये एग्जाम्पल मेरी नोट कर लेना। वो अगर फुरकान आ गया तो उसे क्यों, जरा बना दे उसे सवाल है, बना दी। जी, वेटिंग फ्रॉम साइड, जब आप ये एग्जाम्पल नोट कर लेंगे तो अभी कर लेते हैं बात। जी, आपको लिख तो नहीं रहा प्लीज? चलिए आए जी, एलोकेशन टेबल बना। जी सुनिएगा पहले, वंस अगेन प्रोडक्ट्स के नाम, नेक्स्ट कॉलम। अच्छा डेफिनेटली नेक्स्ट कॉलम में बेटा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ही आने थे, और फिर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। लेकिन अब मैंने वो आपको शायद यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और उनकी सेल प्राइस पर यूनिट कर मल्टीप्लाई करके एक डाटा दे दी है। ये बात समझ आ रही है कि मेरी? अगर फॉर एग्जांपल ये फिगर ना हो तो यकीनन पहले हम यूनिट्स प्रोड्यूस निकालेंगे और मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट करके फिर सेल वैल्यू फाइनल करेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने अब स्पेस कम थी तो यूनिट्स की बजाय आपको रुपीज़ का डाटा दे दिए। ठीक है, लेकिन अब इस केस में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा? फाइनल सेल वैल्यू। और फाइनल सेल वैल्यू का मतलब सेल वैल्यू आफ्टर स्प्लिट ऑफ, सॉरी, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, शायद ज़्यादा बेहतर वर्ड है। तो वो मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ 2000, 6000, 12,000। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या करूँगा?
नेक्स्ट कॉलम में प्लीज़ क्या करूँगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लिख लूँगा। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है, 500, 1000 एंड 2000। यहाँ से फिर मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, अज्यूम्ड सेल वैल्यू एट सप्लिट ऑफ, अज्यूम्ड सेल वैल्यू एट सप्लिट ऑफ पॉइंट। कैसे फाइंड आउट करिए करेंगे, फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है, मसलन एक वर्किंग लिख लेते हैं, 2000 माइनस 500, 1500, 5000 एंड 10,000 आई थिंक। ठीक है, और बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। यहाँ से आप टोटल कर लेंगे सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ का, और 13,200 रुपीज़ एलोकेट कर देंगे। बात मेरी पूरी समझ आ गई है काइंडली? जी करें जी, नोट भी और फाइनल करें, टोटल भी करें, टोटल करके एलोकेशन कंप्लीट करें। तो अगर तो प्रोडक्ट सप्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है, हम एज इट इज़ वर्किंग कर लेंगे। लेकिन अगर प्रोडक्ट्स सप्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल नहीं हैं, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद उन्हें सेल किया जाता है, तो देन फिर आप फाइनल सेल वैल्यूज तक पहुंचेंगे, उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करके अज्यूम्ड सेल वैल्यू निकाल के अपनी एलोकेशन को कंप्लीट कर लेंगे। अपनी वर्किंग पूरी करें, मैं जस्ट एक लिख रहा हूँ। जी अप्रॉक्सीमेटली ये भी मुझे बता दीजिएगा मेरी फिगर्स, ठीक है? जी एनीबॉडी राइटिंग फाइनली? इस 1200 का ज़रा मीनिंग लिख लें, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट रिलेटेड टू ए, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट रिलेटेड टू ए। देन बेटा एक छोटा सा काम और कर चुके हैं सब कुछ यहाँ तक। 13,200 जो जॉइंट कॉस्ट थी उसमें से 1,200, 4,000 और 8,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का ब्रेकअप हो गया। एक छोटा सा काम जरा आप अगर कर दें, अब डेफिनेटली हो सकता है आपके पास आगे जगह ना हो, पेज के ज़रा नीचे आ जाएगा चाहे, एलोकेशन टेबल बन गया। मुझे ज़रा एक काम कर दें अगर आप सोच के ज़रा, तो मुझे भी ज़रा आइडिया हो जाए कि कहाँ तक बात पहुँची है। मुझे कोई बता सकता है कि अब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए, बी और सी क्या है? सपोज ए, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए क्या है? आपसे पार्टिसिपेशन चाहिए। 1200 तो बेटा है, 1200 तो ओके है, 1200 तो है, लेकिन क्या बस 1200 ही है?
क्या ये शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ही टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए है? जी 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 प्लीज। 1200 तो है, 1200 तो 1200 तो है। लेकिन क्या सिर्फ यही 1200 टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए है? जी प्लीज 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 प्लीज। नहीं बेटा 2000 तो नहीं यार, उम्र क्या हो गई यार, प्लीज यार बस कर अब नाश्ता यार। जी बेटा और इन्फॉर्मेशन है ना, जरा डायग्राम देखें जी प्लीज, एक मिनट छोड़ दें, ठीक है। नहीं बेटा सिर्फ 500 भी तो नहीं है, सिर्फ 500 भी तो नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, तकरीबन ठीक है। जी अब सुने गौर से। जी फरहाद साहब आप ठीक कह रहे हैं। जी बेटा हुआ क्या असल में, 13,200 थी जॉइंट कॉस्ट। टेबल बनाने का मकसद ये था कि उस 13,200 का ब्रेकअप हो जाए। तो उसका ब्रेकअप हो गया 1200, 4000 और 8000। तो डेफिनेटली ये ए बी सी को बनाने की कॉस्ट है, लेकिन ये ए बी और सी को बनाने की सिर्फ जॉइंट कॉस्ट है। क्या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी इंकर हुई है बिफोर कि हम इसे मार्केट में बेच सकें? जी उसकी भी इंफॉर्मेशन है। अगर तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कोई ना हो, फिर तो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ही टोटल कॉस्ट होगी, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ही टोटल कॉस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स होगी। लेकिन अगर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी है तो डेफिनेटली फिर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मींस शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, वर्ड्स गौर से सुने, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो बात कुछ समझ आती है मेरी अब? बात अब मेरी समझ आती है? तो 1200 कब तक का खर्चा था? स्प्लिट अप पॉइंट तक का, अलग अलग प्रोडक्ट्स को करने के लिए खर्चा था, लेकिन उसको फर्दर पूरा करने के लिए भी कॉस्ट इंकर हुई है। तो बात समझ आ जाएगी प्लीज, ब्रेकअप लिख लें जरा, 1700 हो जाएगा। इसी तरह 4000 प्लस 1000, जब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऊपर हमने एग्जांपल में अज्यूम की थी, और सी में 8000 प्लस 2000। तो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1700, 5000 एंड 10,000, ये रिस्पेक्टिवली टोटल कॉस्ट आ जाएगी प्रोडक्ट्स की। ओके है, ओके है, ओके है। ये प्लस समझ आ रहा है प्लीज, प्लस। ये उम्र खैर है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। 12,000, सॉरी 1200 जमा 500, 1700, ठीक है उमर? जी एनी कंफ्यूजन? एक काम और कर दें जरा, एक काम और कर दें, कंसंट्रेट। अब बेस्ड ऑन दिस डाटा, अगर इसी डाटा जो भी हमारे पास है, इसी इंफॉर्मेशन की बेस पे मुझे ए का प्रॉफिट बताया जा सकता है। प्रोडक्ट ए बनाई, बेची, प्रॉफिट, जो भी डाटा है। जी 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 प्लीज 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 प्लीज, गुड 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 प्लीज, लेकिन बहुत थोड़ा रिस्पॉन्स है। प्लीज प्लीज प्लीज, अपने कीमती टाइम में से कुछ टाइम निकालें प्लीज, प्लीज प्लीज। जी बिल्कुल ठीक है जी, कैसे आ सकती है फिगर? अगर मैं इसी डाटा से प्रॉफिट निकालना चाहूँ, डेफिनेटली एडमन सेलिंग एक्सपेंसेस भी होने चाहिए, लेकिन वो इस वक्त नहीं है। तो प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट कैसे निकाल लूँ? 2000 माइनस 1700, 2000 पे फाइनली बेचा है और 1700 खर्चा है, तो 300 प्रॉफिट है। ये भी एक वर्किंग कर ही लें, कॉलम बना लें। देन आगे कैसे करूं? 6000 माइनस 5000 फाइनल सेल वैल्यू, और माइनस अल्टीमेटली जो हमारी कॉस्ट इंकर हुई है। जी मेरा ख्याल है कि 1000, और सी के लिए डाटा हो जाएगा 12,000 माइनस 10,000, 2000। ठीक है जी प्लीज।
जी उमर, जज़ाकल्लाह। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कन्फ्यूजन? बात बन रही है प्लीज़? चलें सर, अभी ये मेथड नंबर 2 ही चल रहा है। एक छोटा सा सिनेरियो इसी मेथड में और ऐड कर लेते हैं। एक और एग्जांपल लिखें। और ये जो मैं अब एग्जांपल लिख रहा हूँ इसमें फिगर्स की तरफ हम नहीं जाएंगे, सिर्फ एक छोटी सी बात करनी है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट के लिए। और आप ही इसका आंसर दें, बस एग्जांपल हेडिंग लिख के रुक जाए। वंस अगेन सपोज 3 प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, ये डेफिनेटली ये भी कोई ज़रूरी नहीं 3 ही हो, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं जी। लेट्स अज्यूम प्रोडक्ट ए और बी सेल वाली मेथड है, एज इट इज स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल हो रही हैं, लेकिन प्रोडक्ट बी की प्रोडक्ट सी की फर्दर प्रोसेसिंग होती है। सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट मेथड है। प्रोडक्ट ए और बी सेपरेट ऑफ पॉइंट पे एज इट इज सेलेबल है, और प्रोडक्ट सी सपोज फर्दर प्रोसेस हो रही है। अब सेल वैल्यू मेथड कैसे अडॉप्ट होगा, आप अपना जहन ज़रा लगा लें, मैं फिर आंसर देता हूँ और फिर डिसाइड कर लेते हैं कि क्या हम एक ही चीज़ कह रहे हैं या नहीं। सिंपली क्या होना चाहिए, जो प्रोडक्ट स्प्लिट अप पॉइंट पे सेल हो रही हैं उनकी एज इट इज सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट ले लेंगे, और जो प्रोडक्ट स्प्लिट अप पॉइंट पे सेल नहीं हो रही उसकी फिर अज्यूम्ड सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट निकाल लेंगे। ए और बी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ही नहीं, वो ज़ीरो है। इट मीन्स उनकी सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट एज इट इज़ अवेलेबल होगी, और जो प्रोडक्ट सी है उसके लिए हम अज्यूम्ड सेल वैल्यू कैलकुलेट करके फिर अपना टेबल कंप्लीट कर लेंगे। बात क्लियर है प्लीज़? एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लेते हैं ज़रा नीचे। इन दिस केस use the sale values at split of point for the purpose of allocation while calculate sale value at assumed sale value, sorry, while calculate assumed sale value. Use the sale values at separate of point of product A and B. Use the sale value at separate of point of product A and B for the purpose of allocation while calculate assumed sale value at separate of for product C. जी बिल्कुल ठीक है उमर, आप सही कह रहे हैं। अब डेफिनेटली उसको सेंटेंस को डिफरेंट तरीकों से लिखा जा सकता है। कॉन्सेप्ट क्या है, ए और बी की सेल वैल्यू एज इट इज कैलकुलेट कर लें, और सी की पहले फाइनल सेल वैल्यू निकाल लें, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करके अज्यूम्ड सेल वैल्यू तक आ जाएं, फिर वो जो अज्यूम्ड सेल वैल्यूज एंड सेल वैल्यूज होंगी उनको टोटल करके वर्किंग कर लें। ए और बी की सेल वैल्यूज एट सेपरेट ऑफ एज इट इज़ आ जाएंगी, उनकी प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस कर देंगे, और अगर एक प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस हो रही है और सेपरेट पॉइंट पे सेलेबल नहीं है तो उसके लिए फिर अज्यूम सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ की वर्किंग कंप्लीट कर लेंगे। जी बात समझ पूरी आ गई है सर? जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़।
जी एक नज़र मैं चाहूँगा कि चलें आज की बात बस यहीं तक है, लेकिन एक नज़र ये जो पढ़ा भी हमने उसको कम से कम मेन हेडिंग्स के साथ मेरे से भी सुन लें और आप भी ज़रा रिवाइज कर लें। हमने बेटा डिस्कशन स्टार्ट की है जॉइंट बाय प्रोडक्ट। कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग, अगर एक कॉमन रॉ मटेरियल से, एक कॉमन प्रोसेस से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इमर्ज हो रही हैं तो उनमें से हाई वैल्यू आइटम्स आर कॉल्ड एज high value items are called as joint products, and immaterial item if any which has insignificant value is called as byproduct। उसके बाद फिर हमने ये डिसाइड किया कि जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए, जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी मेथड है नंबर एक। फिजिकल क्वांटिटी मेथड में हमने सिर्फ क्वांटिटीज़ को बेस बना के एलोकेशन कर देनी है। सेकेंड मेथड है सेल वैल्यू मेथड, सेल वैल्यू सेपरेट ऑफ पॉइंट मेथड। सेपरेट ऑफ पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जिस जगह प्रोडक्ट्स अलहदा अलहदा सेपरेटली आइडेंटिफेबल हो जाना शुरू हो गई हैं। अगर तो प्रोडक्ट्स उसी सेपरेट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल हैं तो आप उस वक्त की सेल वैल्यूज़ को कंसिडर करके एलोकेशन कर दें। लेकिन अगर सेपरेट ऑफ पॉइंट पे सेल वैल्यूज़ अवेलेबल नहीं है क्योंकि आप प्रोडक्ट को उस वक्त सेल ही नहीं करते, फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है, तो फिर आप अज्यूम्ड सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ की वर्किंग कर लेंगे बाय डिडक्टिंग द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट फ्रॉम द फाइनल सेल वैल्यू। अगर लेकिन कुछ प्रोडक्ट सेपरेट पॉइंट पे सेलेबल हैं, कुछ नहीं हैं, तो जो सेपरेट पॉइंट पे सेलेबल हैं उनके लिए एज इट इज सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ ले लें। लेकिन जो प्रोडक्ट सेपरेट पॉइंट पे सेलेबल नहीं है उनके लिए अज्यूम्ड सेल वैल्यूज़ कैलकुलेट करके फिर अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दो ही मेन मेथड्स हैं। इसी सेकंड मेथड की एक वेरिएशन और भी है, वो फिर हम इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे डिस्कस करूँगा। लेकिन यही दो मेन मेथड्स हैं एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट के। तो बाकी बात अब थोड़ी सी बाय प्रोडक्ट की जाएगी और कल वो इंशाल्लाह डिस्कशन कंप्लीट करके फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है इसमें कॉन्सेप्ट शायद इतने हैवी नहीं होते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं बाद में, लेकिन क्वेश्चन ज़रा थोड़े से डिफरेंट सिनेरियोज़ में, डिफरेंट सिचुएशंस में बन जाते हैं, तो उसमें फिर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो फिर क्वेश्चंस के साथ ही डिस्कस हो सकती हैं। लेकिन रिक्वायर्ड यही होता है कि बेसिक्स जहन में हो और चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में, डिफरेंट सिनेरियोज़ में उन बेसिक्स को कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो आज कोई नया होमवर्क तो नहीं मैं दे पाऊँगा, आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, कल का दिन आपके पास अवेलेबल होगा तो अगर कोई टाइम निकाल के जितना हो चुका है इसको जस्ट रिवाइज करके मंडे को वापस आ सकें, ताकि हम फिर यहीं से अपनी डिस्कशंस को आगे बढ़ा के क्वेश्चंस की तरफ जा सकें। ठीक है सर, फिर इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन प्लीज़। जी अहमद साहब कल ऑफ ही कर लेते हैं यार, लेकिन आपने जिस तरीके से पूछा है मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं कि कल क्लास क्यों नहीं हो रही। तो आपकी ये डिसअपॉइंटमेंट कैसे ख़त्म हो सकती है, इंशाल्लाह मैं कल बहुत गौर से सोचता हूँ, तो मंडे को फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल चलें। जी उमर, बात तो ठीक है आपकी कि नाश्ते के साथ क्लास का मज़ा आता है, लेकिन नहीं, अच्छा क्लास का मज़ा आता है लेकिन क्लास में पढ़ाई का मज़ा आता है या क्लास में नाश्ते का मज़ा आता है, ये बात फिर वहीं रह गई है। तो इसको भी ज़रा संडे को ज़रा आप दोबारा सोच लें। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आप मंडे को कोई प्रूडेंट डिसीजन लेंगे रिगार्डिंग नाश्ता एज वेल एज स्टडीज़। ठीक है सर, इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होती है। जी उमर ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये मेरा ख्याल है मंडे को डिसाइड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।